जैसे कि लड़कियां हैं, इन जो लड़कियों के साथ जो वायलेंस हो रहा है वो कह नहीं पाएंगी, क्योंकि उनकी तो किसी ने सुनी नहीं है, कोई सुनता ही नहीं था उन लड़कियों की। तो उनके साथ जो हुआ वो घर में रह के रहेगी। जैसे वो मुझे अपनी कोई भी परेशानी बताती हैं, वायलेंस के बारे में कुछ भी बताती हैं, तो वो पहले तो बहुत आराम आराम से बताती हैं, बहुत आराम आराम से बताते, बहुत तेज़, वो बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में हो जाती हैं और इतना रोने लगती हैं कि थोड़ी देर के लिए मैं भी घबरा जाती हूँ कि वो क्या कह रही हैं, कि वो इस तरह से रोती हैं मेरे साथ। तो फिर मैं उनको बहुत से प्यार से उनको रिलैक्स कराती हूँ, पानी वगैरह पिलाती हूँ। ये थी आवाज़ हमारी कुशलता विकास केंद्र की कटिंग और टेलरिंग ट्रेनर सरोज जी की, जिनके पास दिल्ली की 5 सोशो इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से कई लड़कियां और महिलाएं सिलाई का काम सीखने आती हैं। काम सीखते सीखते और बातचीत करते हुए एक मजबूत विश्वास की डोर बुन दी जाती है, जिसके सहारे ये औरतें अपनी कठिनाइयों को आगे लेकर आती हैं। अक्सर ऐसा होता है कि वो बस चाहती हैं कि उनकी कोई बात सुने और समझे, और कई बार वो अपनी दिक्कतों का समाधान ढूंढने की राह पर निकल पड़ती हैं। हेलो आप सभी को, शक्तिशाली की पहली पॉडकास्ट सीरीज रेजिलियंस ऑफ आवर कम्युनिटीज में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम रुपिंदर है और मैं शक्तिशाली के साथ काम करती हूँ। हमने पिछले एपिसोड में बात करी थी हमारे कम्युनिटी आउटरीच वर्कर से, जो इन कम्युनिटीज के सदस्यों से जुड़ते हैं, कई मुद्दों को उठाते हैं और उन पर चर्चा करते हैं। साथ ही साथ वो उन्हें हमारे स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर फॉर कम्बैटिंग वायलेंस कुशलता विकास केंद्र में अलग अलग कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए उत्साहित करते हैं। आज हम बात करेंगे हमारे कुशलता विकास केंद्र के ट्रेनर्स और कोऑर्डिनेटर से, जिनका लक्ष्य इन पार्टिसिपेंट्स को सिर्फ स्किल सिखाना ही नहीं, पर उन्हें जेंडर समानता, जेंडर आधारित हिंसा इत्यादि पर सेंसिटाइज करना भी है। वो जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं उन्हें समझते हैं और उन्हें शक्तिशाली के क्राइसिस इंटरवेंशन एंड काउंसलिंग सेंटर के काउंसलर से जोड़ते हैं। उन्हें अन्य संसाधनों के बारे में भी जानकारी दी जाती है। हमने पहले बात करी हमारी केवीके और आर्टिविज्म कोऑर्डिनेटर तन्मोई से, जिन्होंने हमें सेंटर में सिखाए जाने वाले स्किल्स के कोर्सेज के डिज़ाइन के बारे में हमें बताया और किस तरह पार्टिसिपेंट्स हिंसा के अलग अलग प्रकार की पहचान कर सकते हैं और शक्तिशाली को बता सकते हैं। कुशलता विकास केंद्र जो प्रोजेक्ट है ये शक्तिशालिनी के प्रिवेंटिव मैकेनिज़्म के अंदर आता है। प्रिवेंटिव मैकेनिज़्म के अंदर ये इसलिए आता है क्योंकि हम वायलेंस के ऊपर काम करते हैं एंड हमारा मोटो ज़ीरो टॉलरेंस टू वायलेंस है। तो ये जो स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर है, ये यहाँ पर सिर्फ स्किल्स सिखाना ऑब्जेक्टिव नहीं है, बट वो स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर का जो एक कल्चर है, जो इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम में जब 5 मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ से जब स्टूडेंट्स आते हैं, विमेन होते हैं, एडोलेसेंट गर्ल्स होते हैं, एडोलेसेंट बॉयज़ होते हैं, तो वो लोग जब यहाँ पर आते हैं तो क्लासेस के थ्रू, स्किल्स डेवलपमेंट क्लासेस के थ्रू हम लोग जेंडर सेंसिटिव कल्चर कैसे प्रमोट करना होता है, कैसे वो अपने घरों से ही इक्वालिटी बिटवीन पार्टनर्स कैसे शुरू कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी हम लोग उनको क्लासेस के साथ साथ ये सारी वैल्यूज़ भी हम लोग उनको इम्पार्ट करते हैं क्लासेस के थ्रू। कुशलता विकास केंद्र में जैसे हम लोग कटिंग टेलरिंग क्लासेस देते हैं, ब्यूटी कल्चर क्लासेस देते हैं, लाइफ स्किल्स, इंग्लिश क्लास, कंप्यूटर क्लासेस देते हैं। तो ये सारी जो क्लासेस चलती है, तो वहाँ पर जो भी ट्रेनर्स होते हैं वो लोग कैसे सटली वैल्यू ऑफ इक्वालिटी या इंडिविजुअल चॉइस, एजेंसी, कैसे उस वैल्यू को प्रमोट करते हैं उनके स्टूडेंट्स के माइंडसेट में। उसका जैसे कि एक तरीका होता है, जैसे वो लोग अपने क्लासेस डिज़ाइन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कंप्यूटर क्लास चल रहा है और वहाँ पर कंप्यूटर ट्रेनर उनको पेंट सिखा रहा है, तो ऐसा नहीं होगा कि जो लड़का वहाँ पर बैठा है वो पेंट में सिर्फ बैट या बॉल बना रहा है, या वो सिर्फ इस तरीके के कलर्स यूज़ कर रहा है जो उसको या सोसाइटी को लगता है कि लड़का बच्चा यूज़ करना चाहिए। वो शायद एक डॉल भी ड्रॉ कर सकता है, वो शायद उस डॉल को एक पिंक फ्रॉक भी पहना सकता है। हम लोग कोई जेंडर रोल या कोई जेंडर के बेसिस में कोई रोल हम क्लासरूम सेटिंग में सेट ही नहीं करते, ताकि दे थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, वो लोग आउट ऑफ द बॉक्स सोचे।
क्योंकि कम्युनिटीज़ से विमेन आ रहे हैं, कम्युनिटीज़ से बच्चे आ रहे हैं, जो केवीके स्पेस है वहाँ पर। तो कभी कभार ऐसा होता है कि क्योंकि इकोनॉमिकली एंड सोशली मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ है, वहाँ पर वायलेंस बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। तो ऐसा भी हो सकता है कि अपने घर पे वो लोग देख रहे हैं वायलेंस हो रहा है, या कोई भी विमेन जो हमारी कटिंग टेलरिंग पे क्लासेस लेने के लिए आ रहे हैं, तो उनके साथ भी हो सकता है कि वायलेंस हो रहा है। नाउ जो ये हमारा जो एक कल्चर या एक इन्वायरमेंट सेफ स्पेस जो बनाने का प्रोसेस होता है कि कैसे हम वो केवीके स्पेस को एक सेफ स्पेस बनाए, ताकि वो अगर किसी दिन कोई दिक्कत वो फेस करे या देख रहे कहीं पर, तो वो लोग आके हमें बता पाए उसके बारे में। ये जो सेफ स्पेस बनाने का प्रोसेस होता है, ये शुरुआत ही हम लोग क्लासेस ऐसे करते हैं कि हम लोगों का जैसे 6 महीने का एक करिकुलम होता है। तो 6 महीने के करिकुलम में हम तीन अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन जेंडर सेंसिटिविटी अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग कराते हैं, जहाँ पर हम लोग ऐसे मुद्दे बेसिक जेंडर के बारे में नॉलेज की जेंडर और सेक्स के बीच में क्या डिफरेंस हो गया, फिर धीरे धीरे वो जेंडर बेस्ड वायलेंस क्या होता है, वायलेंस को आइडेंटिफाई कैसे करना होता है। तो ये सारी चीज़ें क्लासेस के बीच में वी ऑल्सो हैव रेगुलर सेशंस ऑन जेंडर सेंसिटिविटी एंड जेंडर बेस्ड वायलेंस। तो उनको एक मैसेज मिल जाता है कि हाँ, मतलब यहाँ पर अगर वो लोग एक्नॉलेज कर रहे हैं इस इशू को, दैट मीन्स दैट यहाँ पर लोग मेरी प्रॉब्लम को सुनेंगे। और एक जो चीज़ है कि केवीके के क्लासेस जहाँ पर होती है, तो केवीके स्पेस और शक्तिशालिनी का जो शेल्टर होम है पहचान, उसका स्पेस सेम स्पेस है। एंड जो शेल्टर होम में जो हमारे रेसिडेंट्स हैं, वो लोग जो कोर्सेस ले रहे हैं और कम्युनिटी से जो विमेन आ रहे हैं वो लोग जो कोर्सेस ले रहे हैं, तो वो लोग एक ही साथ ही बैठ के एक ही क्लासेस लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी है कि कम्युनिटीज़ में हम ये चीज़ नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई हमारे रेसिडेंट्स है जिन्होंने शायद वायलेंस फ़ाइट करके यहाँ तक पहुँचे हो, कोई सिंगल मदर है, कोई लेस्बियन है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये हम कम्युनिटी के विमेन के कम्युनिटी के लिए ये सारी चीज़ें हम नॉर्मलाइज कर रहे हैं। साथ ही साथ हम जो डी नॉर्मलाइज कर रहे हैं वो है वायलेंस। तो क्योंकि कम्युनिटी और शेल्टर होम का जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी डिफरेंट है, और हमारा एक ये भी गोल है कि मतलब वो दो इन्वायरमेंट को हम लोग मर्ज करें, एंड ऑल्सो कि रेसिडेंट्स को मतलब उनको फिर तकलीफ़ ना हो कि मैं मेन स्ट्रीम सोसाइटी में जब मैं बाहर जाऊंगी शेल्टर से, तो मैं मेन स्ट्रीम में कैसे घुलूंगी, कैसे मिलूंगी। वो चीज़ उनको कभी ऐसे ना फील हो कि जस्ट बिकॉज कि उन्होंने वायलेंस फेस किया है तो वो उनकी आइडेंटिटी बन गई है। सरोजी शक्तिशालिनी के साथ 2015 में पहले कम्युनिटी वर्कर बन के जुड़ी। इन कम्युनिटीज़ में जाकर वो सदस्यों को कुशलता विकास केंद्र से जुड़ने के लिए और विभिन्न प्रकार के स्किल सीखने के लिए प्रेरित करती रहीं। जब कभी परिवार अपने घर में लड़कियों को सेंटर भेजने से हिचकिचाता, तो सरोजी और दूसरे कम्युनिटी आउटरीच वर्कर्स उन्हें कुशलता विकास केंद्र को एक्सप्लोर करने के लिए प्रोत्साहित करते। धीरे धीरे करके हमारे यहाँ केवीके में लड़कियाँ आने लगी। अब लड़कियों के साथ साथ हमारी कुछ औरतें भी आने लगी, कुछ बहुएं भी आने लगी, जिन बहुओं को जिनके हस्बैंड बिल्कुल नहीं भेजते थे क्योंकि शादी हुई और घर में घर का काम करना, उसके अलावा कुछ नहीं करना, पर उनके अंदर बहुत चाहत थी कि हम कुछ करें, क्योंकि उनको जो और बहुएं थी उनको पैसे की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, क्योंकि हस्बैंड और जो जॉइंट फैमिली में थे उनको पैसे नहीं मिल रहे थे, उनकी कुछ अपनी इच्छाएं थी जिनको वो पूरा करने के लिए पैसे के लिए बहुत दिक्कत कर रही थी। तो उन सबको करने के लिए उनको बहुत कन्वेंस किया, उनके गार्जियंस को, उनके हस्बैंड से भी बात करी, उनके सास ससुर से बात करी। सबसे पहले तो हस्बैंड तो बिल्कुल एग्री नहीं थे, सबसे पहले उन्होंने सास को और उनके ससुर को एग्री किया। तो उनमें से कुछ कम्युनिटी से कुछ ऐसे ससुर आए जो अपनी बहू को सच्ची में चाहते थे कि वो
डिपेंड हों, वो भी कुछ करें, जिस तरह से मेरी बेटी करती है उस तरह से बहू भी करे, तो उस तरह से कुछ लिख ले और फिर आगे आगे चलते रहे। और कुछ बहुओं ने बहुत अच्छा किया, वो घर में बैठ के, मतलब बाहर नहीं जा रही है, मतलब उनको इतनी परमिशन नहीं दी उनके हस्बैंड ने कि वो बाहर जाके कुछ कमाएं, मगर वो घर में अपने रह के इतना कटिंग टेलरिंग में सीख रही हैं कि आसपास के लोगों की वो कपड़े सिल के, मतलब अपने ऊपर डिपेंड है, वो किसी से पैसे मांगने की उनकी वो नहीं है कि मैं किसी से पैसे मांगूँ, बल्कि वो अपने सास ससुर को भी देख रही हैं। और जो हस्बैंड बिल्कुल नहीं चाहते थे कि कुछ करें, शायद वो आज उनके सामने बोल भी सकती हैं। हर एक इंसान की अपनी कहानी है और सभी किसी राह पर चल रहे हैं जहां उन्हें कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस वक्त एक सहारा मिल पाना बहुत ज़रूरी है और ये तभी मुमकिन है जब आप किसी पे पूरे तरीके से भरोसा करते हैं। कुशलता विकास केंद्र से कई पार्टिसिपेंट्स जुड़ते हैं जो कुछ वक्त गुजरने पर अपनी बात शेयर करना शुरू करते हैं। सरोजी ने हमें आगे बताया कि स्किल सिखाते हुए पार्टिसिपेंट्स में कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाता है, जिसके सहारे वो खुलकर एक दूसरे से बातचीत करना पसंद करते हैं। इसी दौरान कई वायलेंस के किस्से भी सामने आते हैं। कम्युनिटी से एक लेडीज़ थी हमारे पास जो मतलब कम सिलाई सीखने आती थी। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ उसके साथ, जब वो हमसे जुड़ी नहीं थी उस टाइम पे, उसके साथ बहुत वायलेंस था। उसका हस्बैंड भी मारता था, उसके सास ससुर भी मारते थे, उसका देवर जबकि बहुत छोटा था उससे, वो भी उसको मारता था। तो ऐसे ही कम्युनिटी में हम सर्वे करने के लिए गए, बातचीत मतलब ऐसे ही कम्युनिटी में गए हम, तो हमें पता पड़ा। फिर हमने उसे बताया कि हमारे यहाँ KVK है, उसमें सिलाई वगैरह सिखाई जाती है। तो मतलब कैसी वो अपनी सास से छुपके से आई हमारे पास तक और कहने लगी, दीदी मैं फ़ीस तो आपको नहीं दे सकती, क्या शक्तिशाली मुझे सिलाई सिखा सकती है, मुझे सिलाई सीखनी है। उसने अपनी प्रॉब्लम हमें बताई, मतलब बेझिझक वहाँ पे आके उसने पहले स्टार्टिंग में उसने अपनी सारी प्रॉब्लम हमें बताई। तो हमने कहा, मैंने कि ठीक है, आप क्यों नहीं आ सकते, आप सीखने आइए यहाँ पे शक्तिशाली में, पैसे की ऐसी कोई बात नहीं, आप नहीं कर सकते वर्ड कोई नहीं, मगर आप सीखने आइए, KVK में आइए, हम आपको सिखाएंगे। तो ऐसे हुआ, एक दिन मेरी सेंटर में नाइट में ड्यूटी लगी हुई थी। स्टार्टिंग में सुबह 7 बजे की बात है, तो वो रोते रोते इतनी बुरी तरह हालत में मेरे यहाँ सेंटर में आई, इतना रो रही थी, उसके पूरे कपड़े फटे हुए थे और बहुत बुरी तरह से रो रही थी, जिससे कि उसकी आवाज़ सुन के आसपास के सारे ऊपर से फ्लैट वाले सारे लोग देखने लगे। उसे बिल्कुल चुप किया हमने, चुप करने के बाद पानी वानी पिला के फिर उसकी सारी समस्या जो थी वो सुनी। तब उसने हमें बताया कि मेरे देवर ने मुझे मारा है। तो मैंने कहा, देवर ने मारा है? जो कम्युनिटी में जो हमारी प्रोटेक्शन कमेटी है, उसके जो हमने सारे लोगों को इकट्ठा किया, सब लोग मिल के और यहाँ से सेंटर से गए उनके घर पे, उसकी सास के पास, और उनको बोला कि इस तरह से क्या क्या राइट्स है देवर का मारने का, क्यों मारेंगे वो आपको, क्या ये घर का सारा काम करती हैं, सब कुछ करती हैं, और आप इस तरह से, और इतने छोटे हो के वो इतने बड़ी इनको मार रहे हैं और आप देख रहे हो, और उनके जबकि उनके हस्बैंड भी सामने खड़े हैं, हस्बैंड भी देख रहे हैं, आप क्यों मार सकते हो, ये क्या बात है। आप उनके देवर उस टाइम में बोले, मैं मारूंगा, इस तरह से मारूंगा। तो सबने कहा कि मारो, आप मार के दिखाओ आज सामने। उस टाइम पे हमारी मैम भी थी, सुधा मैम भी थी हमारे साथ, तो उन्होंने कहा, चलिए आप मार के दिखाइए, आज हमारे सामने ही मार के दिखाइए, किस तरह से मार सकते हो आप। तो थोड़ा डर गया देवर और वो बाइक उठा के चला गया वहाँ से। फिर उसकी सास को बहुत अच्छी तरह से सुधा दीदी ने समझाया, वो बिल्कुल अलग हो गई, मतलब सास के साथ ज्वाइन नहीं रह के वो अलग हो गई। तो थोड़ी दिक्कत तो उनको आ रही थी क्योंकि उनको अर्निंग नहीं थी ना, क्योंकि जो उनके हस्बैंड थे वो भी गाड़ी वगैरह चलाते थे, वो भी थोड़ा सा नहीं कर पा रहे थे, बच्चे को भी उनका दूध वगैरह की बहुत दिक्कत हो रही थी बच्चे को। तो फिर हमने क्या करा, कुछ जो हमारे यहाँ सेंटर में जो आते थे KVK में, जो कुछ लोग आते थे कि दीदी हमें कपड़े सिलवाने हैं आपसे ही, क्योंकि अभी हम नहीं कर रहे थे स्टिचिंग, बाहर के कपड़े नहीं ले रहे थे। तो मैंने कुछ कांटेक्ट उनको दिए कि तुम ये कपड़े सिलो, और फिर मैंने उनकी हेल्प की, मैं उनको हेल्प करती रही, जैसे उनको नई फिनिशिंग नहीं थी तो पर मैंने हेल्प की उनकी पूरी, और मैं उनको देती रही। तो ऐसे ऐसे उनकी मतलब बच्चे की दूध की, खुद की अर्निंग उनकी होती रही। एक ट्रेनर और पार्टिसिपेंट के बीच बना रिश्ता सिर्फ कुशलता विकास केंद्र तक सीमित नहीं है। अगर कोई पार्टिसिपेंट क्लासेस में आना बंद कर देते हैं या किसी वजह से अटेंड नहीं कर पाते, तो हमारे ट्रेनर्स उनकी जानकारी या हालचाल पता करने के लिए उनसे जुड़े रहते हैं। ऐसा एक किस्सा सुनाया हमारी कुशलता विकास केंद्र की ब्यूटी कल्चर ट्रेनर आबिदा जी ने, जहां एक 12 साल की लड़की का परिवार उसका विवाह कराने के लिए उसको अपने गांव लेकर चला गया। आइए आगे सुनते हैं। क्लास में जब हम बातें करते हैं तो उन्हीं में से जो ग्रुप बन जाता है, तो तब उन्हीं में ही आपस में सब अपनी अपनी बात शेयर करते हैं। तो एक पार्टिसिपेंट अपने ऐसे बातें करती थी, उसने इस तरह की बातें बताई कि मुझे मेरे पापा घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाने देते हैं। अगर मैं सुबह पानी भरने जाती हूँ
तो वो कहते हैं कि घूंघट डाल के जाया कर। जब वो कभी नहीं आती थी तो मैं उसके घर में कॉल करती थी तो उसके फादर ही उठाते थे, तो मैं उनसे बहुत अच्छे से बात करती, आज बेबी नहीं आई है तो आज वो क्यों नहीं आ पा रही है? नहीं दीदी वो है ना, आज नहीं आएगी, वो अभी वो स्कूल जाएगी, और स्कूल वो जाती नहीं थी। फिर मैंने कोई बात नहीं, मैंने 2 दिन बाद फिर से उनसे कॉल किया कि भैया वो आपकी बेटी यहाँ पे आती थी सीखने, तो वो अभी उसको तो 2 दिन हो गए, तो अभी उसके एग्ज़ाम चल रहे थे, आपने बताया था, उन्होंने क्योंकि एग्ज़ाम का बहाना ले लिया था, तो और मुझे तो पता था कि वो एग्ज़ाम नहीं है, उसका स्कूल ही नहीं जाती है। तो उन्होंने ऐसे करके, फिर मैंने 1 बार 2 बार ऐसे करके कॉल किया, तो फिर उन्होंने सोचा कि भेज देता हूँ, उन्होंने भेज दिया। भेजने के बाद फिर से मैं किसी न किसी तरह से उनके फादर से बात करती रही ताकि उनको हमारे ऊपर थोड़ा सा एक भरोसा लगे। फिर क्या हुआ, कुछ दिनों बाद उसने थोड़ा रेगुलर आना स्टार्ट कर दिया, और फिर उसके बाद वो आई काफ़ी समय तक। बीच बीच में वो गायब हो जाती थी, 1 महीना गायब हो जाती थी। तो मुझसे पूछते थे तो कुछ ज़्यादा बताया, शुरू में जब वो 1 महीने के गैप में जब वो आती थी तो कुछ नहीं बताती थी। फिर धीरे धीरे बताना स्टार्ट करती थी कि दीदी अब मुझे वहाँ लेके जाने वाले हैं गाँव, और फिर वहाँ पे मेरी शादी की बात चल रही है। मैं पहले उनकी बातें सुन के ये ऑब्ज़र्व करती हूँ कि वो लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं और आपस में क्या सजेशन मिल के आया है। फिर उसके बाद हम उनको उनके बाद फिर हम भी समझाते हैं। अगर आपके पेरेंट्स नहीं मानते तो कोई बात नहीं, मैं उनसे बात करके देखूँगी कि शायद वो मान जाएं। तो 1-2 बार तो उसने मना कर था, दीदी ये वाली बात तो पता भी ना चल जाए उन्हें कि मैं ये वाली बात मैंने यहाँ पे बताई है। तो मैंने बोला कि नहीं, हम अनजान बन के बात करेंगे, मतलब इस तरह से हमने उसको भरोसा दिलाया कि तुम घबराओ नहीं। और फिर धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस वाकई में बढ़ा। तो मैंने उससे ये भी बोला कि आपकी मदर नहीं बोलती इस मामले में? तो कहा कि मेरी मम्मी को तो इतना मारते हैं ना, वो तो कुछ बोल ही नहीं सकती हैं। फिर यानी कि मुझे ये भी पता चला कि उनके घर में ही इस तरह से मतलब ये चलता चला आ रहा है। पहले माँ ने इतना जुल्म सहा है, आप बच्चे वो, और उसने ये भी बताया कि मेरी नानी मेरा बहुत सपोर्ट करती हैं, तो वो बोलती हैं कि नहीं मैं इसकी शादी नहीं होने दूंगी। उसके अंदर हौसला बहुत था, और उसके अंदर ये भी था कि एक ये था कि नहीं मुझको गलत नहीं सहना है बिल्कुल, उसमें ये चीज़ आ गई थी। स्किल्स के कोर्स पूरे होने पर कुशलता विकास केंद्र से बाहर निकलकर अपने लिए नौकरी ढूंढ पाना भी कई पार्टिसिपेंट्स के लिए चुनौती बन जाती है। आत्मविश्वास या कॉन्फिडेंस और कई अन्य कारणों की वजह से कई पार्टिसिपेंट्स अगला कदम लेने से हिचकिचाते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए शक्तिशालिनी में कई नई इनिशिएटिव्स की शुरुआत की गई। हमारे यहाँ जो भी कम्युनिटी से जो भी आते हैं जो पार्टिसिपेंट, तो क्या था उनमें एक ये थी कि थोड़ा सा हौसले की कमी थी। हम उनको सिखा तो ट्रेनिंग तो दे देते हैं, लेकिन उनके साथ में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स कि अब हम जो हमने ये सीखा है तो अब हम अपना पार्लर कैसे खोलें या हम अपनी जॉब कैसे करें। अब जॉब पे मैंने वैसे तो मेरे पास कई पार्लर से भी फ़ोन आते हैं कि अगर आपके यहाँ जो ट्रेनिंग की हुई लड़कियां हैं तो आप हमें बता दीजिए। तो मैं उनको कभी कभी उनको जिसको भी जॉब की ज़रूरत होती है तो वहाँ उनका अपना रेफरेंस से वहाँ पे भेज देती हूँ, तो वहाँ पे उनकी जॉब लग जाती थी। लेकिन ये था कि यहाँ पे इनमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस की कमी रह जाती थी, जो वहाँ पे जाके अच्छा काम करते हुए भी उनको वो काम पे नहीं रखती थी ठीक से, या तो रखती नहीं थी और या फिर पैसे कम देती थी। तो यहाँ पे हमारा एक निखार पार्लर की शुरुआत हुई। हम उनको अप्रेंटिस रखते हैं, उन्हीं में से 2 या 3 अप्रेंटिस रखते हैं, और फिर उसमें उनको क्या है कि कस्टमर कैसे हैंडल किए जाते हैं ना, तो उनको वो अच्छे से सीख जाते हैं। जो भी हमारे यहाँ पार्टिसिपेंट जो भी कोर्सेज करते हैं, जो भी क्लासेस करते हैं, जैसे कटिंग टेलरिंग हो गया। अब कटिंग टेलरिंग में भी क्या है, जब वो काम सीख लेते हैं तो फिर वो बाहर जाके या किस तरह से काम करें या किस तरह से कस्टमर को हैंडल करें, तो वो नहीं आ पाता था। तो इसीलिए हमारे यहाँ एक पहल की प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई, जिसमें हम लोग उनके बैग बनाना सिखाते हैं, और अब तो लॉकडाउन में तो हमने मास्क भी बनाए हैं।
आर्टिविज़म जो मतलब शब्द से ही आपको समझ में आएगा कि आर्ट प्लस विज़म, और जो विज़म है वो एक्टिविज़म से आया है। तो इसका मतलब होता है कि एक्टिविज़म थ्रू आर्ट। तो ये हमारे प्रिवेंटिव मैकेनिज़्म में कुशलता विकास केंद्र का सिस्टर प्रोजेक्ट इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं पर वो मतलब 70s के टाइम पे जब विमेंस मूवमेंट शुरू हुआ था, सब कुछ हुआ था, तो वो शुरुआती तौर पे ही एक मूवमेंट के हिसाब से ही शुरू हुआ था। विमेंस राइट्स हो, जेंडर इक्वलिटी हो, तो कहीं ना कहीं पर वो एक्टिविज़म का जो मेजर रोल है वो हमें उस चीज़ को उस एसेंस को कहीं खोना नहीं था। आर्टिविज़म में जब हमारा थिएटर जैसे होता है, हमारे पार्टिसिपेंट्स कुछ ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा मतलब मतलब वो खुल नहीं पा रहे थे या ओपनली बात करना। देयर वाज दिस काइंड ऑफ अ सोशल एंजाइटी। थिएटर के थ्रू उनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस दिखाई दी गई है। थिएटर क्लासेस के बीच में हमारे थिएटर प्रोडक्शंस भी होते जहाँ पर रेसिडेंट्स जो है हमारे, वो लोग परफॉर्म करते हैं ऑडियंस के सामने। तो उसके थ्रू ऐसे देखा गया है कि स्टेज फियर हो गया, पब्लिक को लेके फियर हो गया, ये सारी चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। हमारे पार्टिसिपेंट है जिनका सेम ऐसा ही इशू था कि उनको लोगों से बात करने में या सोशलाइज करने में बहुत ज़्यादा वो डरती थी। उनका बहुत मन था कि वो अपना एक पर्सनैलिटी जो है वो बाहर निकाले वो, क्योंकि उनको पता था कि वो शी कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। थिएटर के थ्रू जब प्रोडक्शन एक बार हमारा हो रहा था तो खुद का जो नरेटिव है, खुद का जो लाइफ स्टोरी है, उसके ऊपर उसको एक स्क्रिप्ट बना के उन्होंने परफॉर्म भी किया। इट वाज लाइक काइंड ऑफ अ पाथ ब्रेकिंग फॉर दैट पर्सन, बिकॉज उसके बाद से वो जितना खुल गई तो उसके बाद से वो खुलना और लोगों के साथ सोशलाइज करना, वो सारी चीज़ें ही उनको बहुत मदद किया आगे उनके लाइफ में। लॉकडाउन के बाद शक्ति शालिनी ने इन 5 कम्युनिटीज में एक सर्वे कंडक्ट किया, जिसके द्वारा सदस्यों के सामने खड़े कई मुद्दे बाहर आए, जैसे कि घरेलू हिंसा, राशन की कमी, पढ़ाई लिखाई को लेकर कुछ सवाल इत्यादि। राशन ड्राइव का आयोजन शक्ति शालिनी ने इस साल 2 बार किया और साथ ही साथ हमारे ट्रेनर्स और कम्युनिटी आउटरीच वर्कर्स फोन द्वारा कम्युनिटी से लगातार जुड़े रहे, उनकी हिम्मत बनाए रखने में मदद करते रहे। परिस्थिति बिल्कुल बदल गई थी। सबको राशन पानी की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आई और घर में इतना ज़्यादा वायलेंस शुरू हो गया था ना कि मैं सुन के मुझे है ना बहुत बहुत दुख भी होता था। एक मेरी पार्टिसिपेंट के साथ जो कि मेरी अप्रेंटिस भी है, उसके साथ में तो बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ। वो क्या हुआ था कि मुझे पता ही नहीं चल पाया, वो मेरे कनेक्ट में नहीं रही। उसने कहा था कि मैं दीदी अपने मायके जाने वाली हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, कि कुछ दिन मैं आपसे बात नहीं कर पाऊँगी या मैं वहाँ पे जाके बात करूँगी। अब क्या हुआ कि वो उसका मेरे पास कॉल ही नहीं आया, और फिर जब मैं कॉल करती थी तो वो उसका लगता नहीं था, और या फिर वो बाद में उठाया नहीं उसने। फिर मुझे उसके बहुत बाद में, मुझे कम से कम 3 हफ्ते का गैप हो गया था। फिर मैंने उससे बात करी तो उसने इतना मुझे अपना हाल रो रो के बताया है ना, इतना ज़्यादा उसके साथ में वायलेंस हुआ कि क्या था, उसके घर वालों ने और उसके जेठ तक ने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया। और वो कह रही थी कि दीदी मैं है ना रेल की पटरी पे चली गई थी मरने के लिए। फिर बच्चों ने कैसे जैसे उसको बचाया करी, लेकिन मैं दीदी घर नहीं गई, मैं रोड पे ही बैठी रही। लेकिन उसके घर वालों ने किसी तरह से फ़ोन पे बात कर करके उसको बहुत समझाया, अपने पास उन्होंने कैसे भी करके बुला लिया, और फिर वो अपने मैके में रही, कम से कम 1 महीना रही। तो मतलब उसने इतना ज़्यादा वायलेंस आया ना, उसका बिल्कुल जैसे दुनिया से बिल्कुल भरोसा ही उठ गया था। मैंने उससे जब बात की है तो वो इस बारे में बात करना ही नहीं चाह रही। कह रही दीदी अब सब कुछ ख़त्म हो गया, बिल्कुल वो टूट चुकी थी अंदर से। उसको बहुत समझाया कि दीदी अच्छा धीरे धीरे वक्त के साथ में मेरे ज़ख़म भरेंगे, लेकिन इस टाइम तो है ना मैं बहुत ज़्यादा टूट चुकी हूँ, मुझे किसी पे भी भरोसा नहीं रहा और अपने पति पे तो बिल्कुल भी नहीं रहा।
फिर वही हुआ कि धीरे धीरे फिर वो उसके पति उसको मना के लेकर आए और उसने फिर मैं उससे फिर कनेक्ट रही। फिर धीरे धीरे उसने ये बताया कि अब मेरे पति ऐसे आए, अब मैं घर पे आ गई हूँ, और धीरे धीरे हम उससे बात करते रहे। फिर उसने धीरे धीरे करके अभी ही कुछ 15 दिन पहले उसने क्या किया है कि अपने घर में ही एक पार्लर का बोर्ड लगाया कि मैंने आप दीदी ये काम शुरू कर दिया है। और मुझे इतनी खुशी हुई ना कि वो इतने बड़े एक फ्रस्ट्रेशन से निकल के इतना कुछ सहने के बाद वो अब इस नतीजे पे पहुंची है कि उसने फिर से अपने आप को प्रिपेयर कर लिया। जब लॉकडाउन शुरू हो गया था तो केवीके के लिए या आर्टिविज़म के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था, इसलिए क्योंकि क्लासेस सारे हॉल्ट पे आ गए थे फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज़ ऑफ द लॉकडाउन। तो हमने फिर सोचा कि हमारे जो केवीके में जो क्लासेस होते हैं तो हम लोग उसको ऑनलाइन मतलब ले जाए। हमने पहले शुरुआत करी शेल्टर होम रेसिडेंस से। हम लोगों ने इंग्लिश क्लासेस, फिर हम लोगों ने फ़ोटोग्राफी क्लास, थिएटर क्लास, जो कि हम लोग सोच भी नहीं सकते कि ऑनलाइन हो सकता है, पर ट्रेनर्स के साथ बैठ के हम लोगों ने ब्रेनस्टॉर्म किया कि कैसे हम लोग उसको ऑनलाइन के वे पे हम लोग कर सकते हैं। फिर हमने अपने कम्युनिटीज़ में हमने एक नीड बेस्ड सर्वे टाइप किया था कि सारे क्लासेस में जितने भी पार्टिसिपेंट्स कम्युनिटी से है उनमें से कितनों के पास फ़ोन है या लैपटॉप्स है। तो लैपटॉप्स तो ऑब्वियसली किसी के पास मतलब नहीं था, बट फ़ोन, एंड्रॉयड फ़ोन्स भी मतलब थे, लेकिन काफ़ी कम लोगों के पास थे, और अगर थे भी तो पर फैमिली 1 फ़ोन था। तो मतलब वो भी एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन था कि कैसे कर सकते हैं। बट जब हमारे ट्रेनर्स ने उनको मतलब ये देखने के लिए कि कितनों के पास एक्सेसिबिलिटी है टेक्नोलॉजी का, जब उनको कॉल किया गया था तो हमारे ट्रेनर्स ने ये रियलाइज़ किया कि वो लोग, कम्युनिटी के लोग, अभी ट्रेनिंग के बारे में या स्किल डेवलपमेंट के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, बिकॉज़ वो लोग इतने ज़्यादा उस टाइम पे ट्रॉमेटाइज थे कि उनका जॉब छूट गया, उनके पास खाने के लिए राशन नहीं है। तो ऑब्वियसली उस टाइम पे एक इंसान स्किल डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचेंगे, जो कि बहुत प्रैक्टिकल होता है। तो हमने फिर ये डिसाइड किया कि हम लोग कम्युनिटीज़ के साथ, हमारे जो कम्युनिटीज़ में पार्टिसिपेंट्स हैं तो उनके साथ हम एक रेगुलर टेलीफोनिक इमोशनल वेलबींग पूछने के लिए या टेलीफोनिक एक कॉन्वर्सेशन रखेंगे, सो दैट उनको पता रहे कि उनके जो ट्रेनर्स हैं, जो शक्तिशालिनी में जो ट्रेनर्स हैं, वो लोग अभी भी उनके साथ टच में हैं। तो वो लोग ऐसे 2 दिन के गैप में सारे ट्रेनर्स रोटेशन बेसिस पे वो लोग अपने पार्टिसिपेंट्स को कॉल करने लगे। एंड फिर उसमें हमने एक डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम कर दिया था कि कितने लोग होम रिलेटेड इश्यूज़ को लेके बात कर रहे हैं, कितने लोग राशन रिलेटेड इशू को लेके बात कर रहे हैं, कितने लोग वायलेंस शायद रिपोर्ट कर रहे हैं, कितने लोग एजुकेशन रिलेटेड बात कर रहे हैं, और कितने लोग स्किल रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फिर हमने जब एनालाइज़ किया उन सारे डॉक्यूमेंटेशन को, तो हमने देखा कि उस टाइम पे मार्च के शुरुआती टाइम पे, लास्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ मार्च, हमने देखा कि बहुत ज़्यादा राशन का नीड वाले जो फ़ोन्स है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो हमने फिर कम्युनिटी आउटरीच टीम जो हमारी है उनके साथ मिलके हमने राशन ड्राइव एक कराया। उसके बाद फिर हमने देखा कि बीच वाले टाइम पे हमने देखा कि होम रिलेटेड इश्यूज़ में कहीं पर किसी को बस कुछ शेयर करना है, शायद वो लोग सल्यूशन भी नहीं मांग रहे, बट उनको बस वेंट आउट करना है, तो ऐसे भी कॉल्स आते थे। ये थे हमारे कुशलता विकास केंद्र के ट्रेनर्स और कोऑर्डिनेटर, जो दिल्ली की 5 कम्युनिटी से आए पार्टिसिपेंट्स को स्किल्स की नॉलेज के साथ साथ जेंडर, मानसिक स्वास्थ्य और कई विषय या मुद्दों से परिचित करते हैं। उन्हें एक दूसरे से जोड़ते हैं ताकि किसी के सामने आई परेशानी पर मिलकर बात कर सकें और उन्हें हिम्मत दे पाएं। अपने में और अपने काम में विश्वास रख पाना, जिससे पार्टिसिपेंट्स अपने पैरों पर खड़ा हो पाएं, भी हमारा एक लक्ष्य बन जाता है।
जिसके लिए हमारी टीम लगातार एक दूसरे से चर्चा करके नए प्लान्स को आगे लाती है। अगले एपिसोड में हम कम्युनिटीज के सदस्यों से जुड़ने के इनिशियल स्टेप्स को समझेंगे। तो स्टे ट्यून्ड।